आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, विशेषकर 22 तारीख से और आज 25 तारीख तक एक अलग ही माहौल जम्मू कश्मीर में रहा, विशेषकर कश्मीर में रहा। हम भारत सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये G20 जो मेज़बानी भारत को मिली थी उसमें से एक टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की एक बैठक G20 देशों की कश्मीर में हुई। एक मौका मिला जम्मू कश्मीर को, एक मौका मिला कश्मीर को अपनी टूरिज़्म को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, इन G20 देशों को दिखाने के लिए। इसके कारण जो एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला हमारे टूरिज़्म को, ऐसा मौका मिला हमको, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के धन्यवादी हैं। और साथ में LG एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जिस प्रकार से इसका आयोजन किया, जिस प्रकार से बड़ा साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों में 22 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख तक ये जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, उनका बड़ा साधुवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक टूरिज़्म को जितना बूस्ट मिला है, जहाँ तक टूरिज़्म की बात है इतना ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं तो उनकी बात है। ऐसे अनेकों अनेक लोग इसके साथ जुड़े रहे। केवल टूरिज्म नहीं, लेकिन ये जो 3 आपने प्रमुखतः 3 जो देशों ने बाइकआउट किया, वो नहीं आए, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना सोचने का नज़रिया है। लेकिन हम तो यही समझते थे और यही मानते थे कि वो इसमें शामिल होते तो अच्छा होता। लेकिन आगे जो और समिट्स होने वाले हैं, अभी उत्तराखंड में होने वाला है, हम आशा करेंगे कि ये सारे मुल्क जो है, ये जो सारे कंट्रीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करने से और आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा। ये जो डेली वेजर्स वाला विषय है, देखिए डेली वेजर्स वाले विषय पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी आगे सोच रही है, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि मिनिमम वेजेस, ठीक है मिनिमम वेजेस कम रखे गए हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस 9,000 रुपये मिनिमम, जो अनस्किल्ड था उसको 9,000 कुछ रुपये उसको मिले, जो सेमी स्किल्ड था उसको कुछ और ज़्यादा मिला है, और जो स्किल्ड था उसको और ज़्यादा मिला। यानी आज कोई भी डेली वेजर, ठीक है ये जो कुछ डेली वेजर रजिस्टर पर गए, एडमिट ही नहीं थे, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हुए थे। अब हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हुए लोग भी अपने आप को डेली वेजर मानते थे। लेकिन जो डेली वेजर था, यहाँ भी आप देखेंगे, मैं चर्च लेन में रहता हूँ, वहाँ एस्टेट मुलाजिम है, हमारे यहाँ भी 2-3 एस्टेट मुलाजिम काम करने के लिए आते हैं। मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा जी हमको 4,000 कुछ मिलता, 6,000 कुछ मिलता था, अब हमको 9,000 मिलता है। तो वो एक चीज़ हमारी सरकार ने की है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने की कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड इनको किया है। हमारी ये मांग है कि भाई इससे ये बहुत कम है, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेजेस पर लाइए। लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो ढेर सारे मुलाजिम हैं
जैसे मैंने कहा कि कोई HDF में है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में है, कोई कहता है कि मैं किसी स्कीम के तहत लगा था, स्कीम ख़त्म हो गई तो नेचुरली वो ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। और इन मुलाजिमों के साथ रैबरी खेल है, रैबरी जंगलात है, NYC वाले हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे प्रकार के मुलाजिम हैं। सरकार को एक लीनियंट पॉलिसी लेकर इनका जो जेन्युइन लोग इनमें से है उनका कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। मैं चीफ सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहूँगा। उनका अपना सोच है, वो बड़े आदमी हैं, हमारा स्टेट चलाते हैं, उन्होंने किस अंदाज में इस बात को कहा है, लेकिन हम बार बार इसी उम्मीद के साथ ये जो हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं। अशोक जी, फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन तीन, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के समय में 9 सालों में, अभी हम 9 साल के प्रोग्राम भी आगे ले जाने वाले हैं, उसके लिए भी आपको न्योता देंगे हम, उसके लिए भी हम अलग से सर G20 की इतनी लेकिन जो आपने बात बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी आप कमज़ोर नहीं पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी आप ढीला नहीं पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नितिन गडकरी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अब आपको वो नहीं दिखेगा कि आज सड़क ठीक हो गई फिर इसके बाद इसको कोई पूछेगा नहीं। तो कहा है उनको कि भाई तुम अपना एक कैंडिडेट बताना, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। वो 19 पार्टियां ये नहीं तय कर पा रही है कि हमारा अखिलेश है, कि हमारा मुलायम सिंह है, कि हमारी ममता जी है, कि हमारा चंद्रबाबू नायडू है कि कौन है, ये वो नहीं तय कर रहे। नीतीश है कि कौन है, ये वो नहीं तय कर पा रही है। ये अपोजिशन तो केवल अपोजिशन के लिए खड़ी है। आज देखेंगे इतना बड़ा 28 तारीख को इतना बड़ा देश का गर्व का है। भाई कौन है ये, क्या है ये पार्लियामेंट हाउस, किसने बनाया था? ये अंग्रेज़ों ने बनाया। क्या हम नहीं बना सकते हैं? क्या हमारे में इतनी कुव्वत नहीं है क्या? मुझे याद है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी और सरदार पटेल साहब गए थे गांधी जी के पास, गांधी जी को कहा कि हम कानून बनाना चाहते हैं। गांधी ने कहा कि कौन बनाएगा कानून? तो उन्होंने किसी जर्मनी के किसी बड़े आदमी का नाम लिया, वो कानून बनाया। तो गांधी जी ने कहा कि भाई आपको हिंदुस्तान का कोई नहीं मिला है जो कानून बना सकता। और गांधी जी ने उनको कहा कि आप जाइए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कहिए कि वो आपका कानून बनाए। ऐसी हालत है। भारत का एक गर्व का दिन है कि भारत अपना पार्लियामेंट हाउस बना रहा है, इतना बड़ा पार्लियामेंट हाउस बना रहा है। और ये पार्लियामेंट हाउस के बनाने की शुरुआत या इसके कागजात या इसकी घोषणाएं तो कांग्रेस सरकार ने की है। अब बनाया है और बनाने के बाद वो इसका बाइकआउट कर रहे हैं। ये बाइकआउट केवल अपोजिशन दिखाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहा है और प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर रहा है, दिस डज नॉट मैटर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो इसको एक बाज़ाब्ता, जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री होता है, वो कर रहा है तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता है इससे कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। दूसरा जो है इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे, इलेक्शन की प्रोसेस पूरी हुई है और इलेक्शन कभी भी आप सुनेंगे, आपको शाम को सोएंगे सुबह उठेंगे और पता लगेगा कि कल अगले महीने हमारे यहाँ इलेक्शन है। इलेक्शन ज़रूर होंगे। इलेक्शन प्रोसेस को कोई नहीं रोक सकता है।